नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का FYUGP BSc बॉटनी पेपर प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के और एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है यूनिट 1 का। तो इस वीडियो में यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा आपका पेपर प्लांट एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी से। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम रॉय है। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रंगापरा कॉलेज से। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम एंड ट्री ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किंगडम क्या चीज़ होता है या कितने प्रकार के किंगडम होते हैं, ये ट्री ऑफ लाइफ क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। As a living thing are constantly being investigated, new attributes are revealed that affect how organisms are placed in a standard classification system. जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नई चीज़ें डिस्कवर होके आ रही है, तो इसी के वजह से ये माना गया है कि आपका प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा, क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं। तो सभी को एक ही ग्रुप, जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो एक कैटेगरी में रखना भूल होगी। तो इस वजह से एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपना फूड मटेरियल सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है, उसे हम कहेंगे फीडिंग टाइप। वो फूड मटेरियल खुद से भी प्रिपेयर कर सकता है, नहीं तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो सकता है। अगर खुद से प्रिपेयर करता है तो हम उसे कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है वो फूड मटेरियल के लिए, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। दूसरे के ऊपर डिपेंड होना मतलब वो खुद से जिस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, उसी तरह आप अगर देखोगे एनिमल्स कभी अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो सेल टाइप देख सकते हैं आप। सेल टाइप में दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। The presence or absence of cellular structure such as the nucleus, mitochondria और cell wall। अगर हम ध्यान से देखें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत सारे हैं। डिफरेंस क्या चीज़ का डिफरेंस? हमें पता है कि सेल के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। जिस प्रकार से किसी भी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन होते हैं अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए, उसी तरह सेल के अंदर अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शन करने के लिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में वैसा सेल ऑर्गेनेलिस दिखने को नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में आप इमेज देख सकते हैं, यह है लेफ्ट साइड में आप इमेज देख सकते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपका सेल वॉल दिखता है। वो यूकैरियोटिक सेल में भी दिखता है, लेकिन प्लांट सेल में। तो देखते हैं अभी हम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड इवन सेल ऑर्गेनेलिस पाया नहीं जाता। अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि नॉर्मल सेलुलर फंक्शन के लिए सेल ऑर्गेनेलिस का जरूरत होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेटाबॉलिज्म होने में हेल्प करता है? तो एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मेसोसोम। तो ये मेसोसोम में के अंदर ही आपका जितना प्रोकैरियोटिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो हम, ये आप देख सकते हैं, ये है टिपिकल बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे बाहर के लेयर को हम कहेंगे कैप्सूल,
ये कैप्सूल का प्रेजेंस अगर हो बैक्टीरिया में तो इससे पता चलता है कि वो पैथोजेनिक होता है कि नहीं होता है। उसके बाद है आपका सेल वॉल जो कि आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बना होता है। याद रखिए बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बना होता है और ये एंट्रेंस में जनरली आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लैजिला पाया जाता है बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए। तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपना जो लोकोमेट्री ऑर्गन यूज करते हैं वो है फ्लैजिला। और बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है और वो फ्रीली बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। और साथ ही जो मेन डीएनए होता है उसके साथ साथ एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड भी पाया जाता है बैक्टीरिया में। यहाँ में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए strand floats in the cytoplasma small ring called plasmid। डीएनए सिंपली फ्लोट होता है साइटोप्लाज्मा में और यहाँ में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। और जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, मगर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट का राइबोसोम दोनों ही अलग होता है। जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है उसे हम कहते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो अलग होता है, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये देख सकते हैं, ये है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल याद रखिए यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिस पाया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जितना इंफॉर्मेशन होगा वो डीएनए में स्टोर होता है। उसी के साथ राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम को हम कहते हैं 80S। क्या कहेंगे हम? 80S। उसी प्रकार से सेल के अलग अलग काम के लिए बहुत विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। सेल वॉल जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो प्लांट और फंगस में पाए जाते हैं। फंगस में जो सेल वॉल पाया जाता है वो बना होता है काइटिन से, और जो प्लांट में पाया जाता है वो बना होता है सेलुलोज से। ये चीज़ याद रखिए, ये भी एंट्रेंस में आने वाली चीज़ है। फंगस में जो सेल वॉल पाया जाता है वो काइटिन से बना होता है और जो प्लांट में पाया जाता है वो सेलुलोज से बना होता है। और यहाँ पर डीएनए आपके बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पर न्यूक्लियस का अपना 2 मेम्ब्रेन रहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हो गया आपका सेल नंबर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है जैसे कि प्रोटोजुअन्स, बैक्टीरिया और कुछ एल्गी जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टीसेलुलर में बहुत सारे आपके ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये एलिफेंट का हम कंसीडर कर सकते हैं, या कोई भी ह्यूमन या मैमल्स वो मल्टीसेलुलर में। तीसरा क्राइटेरिया है फीडिंग टाइप। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल किस तरह से लेता है अपने सराउंडिंग से। तो यहाँ पर आ गया ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप में आ जाते हैं ये प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना फूड मटेरियल खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट सूरज से एनर्जी लेकर फोटोसिंथेसिस करता है और सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर से लेता है पानी, सोयल से लेता है पानी, और उसके अपने एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहेंगे क्लोरोफिल ए, और एंजाइम होता है रूबिस्को। तो ये सब के प्रेजेंस से प्लांट अपना फूड खुद से बना सकता है। लेकिन
अगर हम देखें एनिमल्स अपने खाना खुद से नहीं बना सकता, इसी के लिए हम इसे कहते हैं हेटेरोट्रोफ या कंज्यूमर। हमेशा हेटेरोट्रोफ या कंज्यूमर प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है फॉर देयर फूड इन ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे। कुछ होते हैं कार्निवर्स जो कि एनिमल के ऊपर ही फीड करते हैं, बट जिस एनिमल में वो फीड करते हैं वो एनिमल प्लांट के ऊपर में डिपेंड होता है। सो इनडायरेक्टली ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। उसके बाद कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर डिपेंड करते हैं डेड मैटर के ऊपर। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है, वो जब मर जाता है उसके बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया और फंगस को हम डिकम्पोजर कहते हैं। वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, और वो सेप्रोफाइट के कैटेगरी में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जनरली आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा हमारे पृथ्वी में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ये 5 कैटेगरी को हम किंगडम कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक किंगडम में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका करेक्टर मोर एंड लेस सेम होता है, और अलग अलग किंगडम का मेंबर का करेक्टर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आर.एच. व्हिटेकर 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था 5 तरह से: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया से। तो बाद में ये जो किंगडम है मोनेरा, ये मोनेरा फिर से 2 भाग में विभाजित हो गया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। देख सकते हैं ये आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में भाग हो गया, और बाकी के किंगडम वैसे की वैसे रह गए। आप सभी को मैं बता दूं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में जितने लिविंग एंटिटी पाए जाते हैं उनके बॉडी में जो सेल पाया जाता है वो होता है प्रोकैरियोटिक इन नेचर, और उसके बाद जितने किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, उनके बॉडी में जो सेल पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर हम एक चार्ट देखें, यहाँ पर किंगडम, सेल टाइप, सेल एंड फीडिंग टाइप सेल वाल है। ये आपके नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये एक प्रकार से समरी है। आप देख सकते हैं, अगर आर्कीबैक्टीरिया को आप कंसिडर करिए, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट होगा, और वहाँ पर नंबर ऑफ सेल होगा यूनिसेलुलर। फीडिंग टाइप होता है ऑटोट्रोफ्स, और सेल वाल पाया जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपके रिवीजन के लिए ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काइंडली पॉज करके इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अभी हम देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया होता क्या है। जब अर्थ फॉर्म हो रहा था, अर्थ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं था, रिड्यूसिंग था, हर्श इन्वायरमेंटल कंडीशन पाए जाते थे। तो ये हर्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो पहला बैक्टीरिया फॉर्म हुआ था ये पृथ्वी में, वो हर्श कंडीशन में फॉर्म हुआ था, उसी के लिए हम इसे कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जब फॉर्म हो रहे थे तब के वक्त में फॉर्म होने वाले बैक्टीरिया थे, इसी के लिए हम इसे एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बहुत हर्श कंडीशन, मतलब कि बुरी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, और इसी की वजह से इसे हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। ये सब वर्ड ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है आपके आर्कीबैक्टीरिया का, याद रखिए क्योंकि ये आने वाले हैं। उसी प्रकार से हम आर्कीबैक्टीरिया को और 3 या 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ आर्कीबैक्टीरिया को हम कहते हैं हेलोफाइल्स, इसलिए क्योंकि वो सोल्ट लविंग होते हैं। ज़्यादातर आपके कोस्टल एरिया, समुद्र के पास में जहाँ पर सोल्टी कंडीशन है, वहाँ पर आपको हेलोफाइल्स मिल जाएंगे। कुछ आर्कीबैक्टीरिया को हम कहते हैं मिथेनोजेन, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया भी हम कहते हैं, जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। और
ये जनरली बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि मीथेन गैस रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये मीथेन गैस को हम बायोगैस कहते हैं, याद रखिए। और कुछ को कहते हैं हम थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि नियर टू वोल्केनिक इरप्शन, तो ज्वालामुखी के पास भी पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया को हम थर्मोफिल्स कहते हैं। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया के बाद जो कि आपका ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसे हम कहेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया उस तरह का बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है, जो नॉर्मल अर्थ का इन्वायरमेंट है, ना ही हार्श कंडीशन है, उस इन्वायरमेंट में पाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है देख सकते हैं आप। इट इज ए यू बैक्टीरिया दैट मोस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन दे से बैक्टीरिया बिकॉज दे लिव इन ए मोर न्यूट्रल कंडीशन। तो वो ज्यादातर न्यूट्रल कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल पानी में, मिट्टी में, हवा में, तो ये सब जगह में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। याद रखिए बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर। यहाँ पे आप देख के सोचोगे कि ये यूनिसेलुलर कैसा है, ये एक ही सेल है जो कि दूसरे सेल के साथ अटैच हुआ है, जस्ट अटैच हुआ है टू फॉर्म कॉलोनी। उसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, ये है कोकस बैक्टीरिया का कॉलोनी। तब उसके बाद बैक्टीरिया को हम अलग अलग तरह से भाग कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं गोल, तो अगर बैक्टीरिया गोल हो, स्पेरिकल हो, फुटबॉल की तरह बड़ा ना हो, बट वो माइक्रोस्कोपिक हो, तो उसे हम कहेंगे कोकस बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया सिलेंड्रिकल शेप हो तो उसे हम कहेंगे बेसिलस। अगर बैक्टीरिया हो स्प्रिंग की तरह या स्पाइरल हो, इसको हम करेंगे स्प्रूलम। सो ये कोकस बैक्टीरिया एक साथ भी रह सकते हैं, तो अगर दो कोकस बैक्टीरिया एक साथ रहे तो उसे हम कहेंगे डिप्लोकोकस। अगर कोई कोकस बैक्टीरिया अंगूर की तरह एक साथ रहे तो उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। और कोई कोकस बैक्टीरिया एक सिंपल लाइन की तरह रहे, कॉलोनी बनाए, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अगर कोई भी बेसिलस बैक्टीरिया एक साथ कनेक्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनाए तो हम उसे कहेंगे डिप्लोबेसिली। और कोई भी बेसिलस बैक्टीरिया अगर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाए कॉलोनी में तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिली। ये चीज याद रखिए, ये बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में आपका आ सकता है। अगर बैक्टीरिया स्पेरिकल हो तो कोक्काई, अगर रोड शेपेड हो तो बेसिली, अगर हेलिकल और स्पाइरल हो तो इसे हम स्पुरुलम कहते हैं या बोरेलिया। उसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है वो कहते हैं हम प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जहां पर जो भी लिविंग एंटिटी पाया जाता है वो होता है यूकैरियोटिक इन नेचर। यहाँ क्या लिखा गया है देखिए। प्रोटिस्टा इंक्लूड मेनी वाइडली रेंजिंग माइक्रोब्स इंक्लूड स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ एंड प्रिमिटिव एल्गी। यहाँ पर जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है, यहाँ पर आपको क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर इन नेचर। याद रखिए, यहाँ पर मल्टीसेलुलर नहीं पाए जाते, यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ या प्रिमिटिव एल्गी जो कि यूनिसेलुलर एल्गी होता है। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर एनिमल लाइक, फंगस लाइक, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। सम आर बेनिफिशियल, सम प्रोटिस्ट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन। तो कुछ कुछ प्रोटिस्ट फंगस की तरह भी होते हैं, कुछ कुछ प्लांट की तरह ही होते हैं, मगर कंप्लीटली आप फंगस या प्लांट नहीं कह सकते। इट इज लाइक ए फंगस, लाइक ए प्लांट। ओके, तो कुछ कुछ प्रोटिस्ट बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ कुछ हार्मफुल भी होते हैं। सो प्रोटिस्टा के हम न्यूट्रिशन को देखेंगे कि प्रोटिस्ट अपना फूड मटेरियल किस तरह से कंज्यूम करते हैं। प्रोटिस्ट कैन बी ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप, दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं या किसी और के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बोल रहा था कि एल्गी याद रखिए, एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए।
तो कुछ प्रोटीज अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल लाइक स्लाइम मोल्ड अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोट्रोफ। ओके, तो किंगडम, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई। तो हम अभी डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई, प्रोटिस्ट हो चुका है। द किंगडम फंजाई इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिज्म by breaking down dead organic matter they continue the cycle of nutrients। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो फंजाई किंगडम है वहां पर जो भी लिविंग एंटिटी पाया जाता है वो बहुत यूनिक होता है। उसमें आपको प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा और एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा। प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्लांट में जिस तरह से सेल वॉल पाया जाता है उसी प्रकार से फंगस में भी पाया जाता है, और जिस तरह से एनिमल हेट्रोट्रोप्स होते हैं उसी प्रकार से फंगस भी हेट्रोट्रोप्स होते हैं। तो ये दोनों ही कैरेक्टर फंगस शेयर करता है प्लांट और एनिमल के साथ। और फंगस जनरली अपना फूड मटेरियल दूसरे के ऊपर में डिपेंड करते हैं, और फंगस जनरली होते हैं सेप्रोफाइट मतलब जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। तो उसी के लिए हम फंगस को कहते हैं सेप्रोफाइट। और उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लिख के रखिए, साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट। तो पृथ्वी में जितने सारे न्यूट्रिएंट है उसे रिसाइकिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फंजाई। तो एक पॉइंट पहला याद रखिए, ऑल फंजाई आर यूकैरियोट्स। फंजाई में जो कि सेल पाया जाता है वो यूकैरियोटिक इन नेचर होता है। फंजाई यूनिसेलुलर भी कहते हैं, हम उसे मल्टीसेलुलर भी कहते हैं। अगर यूनिसेलुलर हुआ तो फंजाई को आप कहेंगे ईस्ट। क्या कहेंगे आप? ईस्ट। अगर मल्टीसेलुलर हुआ तो उसे आप क्या कहेंगे? मोल्ड। क्या कहेंगे? मोल्ड। ये चीज याद रखिए। ऑल फंजाई हैव सेल वॉल। याद रखिए फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जिस तरह से प्लांट का सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज होता है, लेकिन फंजाई में जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। यहाँ पर पिक्चर 2 से देख सकते हैं, ये है यूनिसेलुलर फंजाई, ये है मल्टीसेलुलर फंजाई। यस, मशरूम फंजाई ही होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है फंजाई का। फंजाई कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड डिलीशियस। मेनी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आर ड्रिवन फ्रॉम फंजाई। फंजाई आल्सो कॉज ए नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिजीज। यहाँ पर फंजाई का बेनिफिशियल एंड डिसएडवांटेज दोनों ही बताया गया है। पहला तो बात हुआ कि कुछ फंजाई को हम एज ए फूड हिसाब में यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है कि मार्केट में, सुपर मार्केट में मशरूम पाया जाता है जिसे हम बहुत अच्छी तरह से खाते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो फंगस को हम एज ए फूड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। यह आप देख सकते हैं ये इमेज को। ये इमेज में आपका जो यहाँ पर प्लेट दिया गया है ये है आपका बैक्टीरिया। ये जो है ये है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करता है? ह्यूमन को अफेक्ट करता है। लेकिन ये जो है ये है आपका मशरूम, सॉरी मशरूम नहीं, फंगस। ये है फंगस। आप देख सकते हैं फंगस का ग्रोथ की वजह से ये बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया है। इसे हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक रोल ऑफ फंगस। फंगस ने बैक्टीरिया के ग्रोथ को रुका दिया है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं ये फंगस के पास कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज करते हैं। और ये फंगस हम देख सकते हैं प्लांट और एनिमल में बहुत प्रकार के डिजीज कोज कर सकते हैं, जो कि इस चैनल में फ्यूचर में वीडियो आने वाली है, वहां में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, जो कि डिवाइड हो रहा है बाय द प्रोसेस बडिंग। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेल फॉर्म हो रहा है और ये बड बोलते हैं हम। तो ये बड के द्वारा एक नया सेल फॉर्म हो रहा है। लास्ट में आ गया आपका ड्यूट्रोमाइसिटिस। इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया नहीं जाता। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
पाया नहीं जाता, इसीलिए इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये जनरली एंट्रेंस में आता है, ये याद रखिए। ड्यूट्रोमाइसिटिस जो ग्रुप ऑफ फंजाई है, ये ड्यूट्रोमाइसिटिस ग्रुप ऑफ फंजाई को हम कहेंगे इम्परफेक्ट फंजाई। किस लिए? क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम। जैसे कि आप सभी को पता है, जितने पेड़ पौधे होते हैं उसे हम प्लांट किंगडम के अंदर में कंसीडर करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ऑल प्लांट आर मल्टीसेलुलर, देयर सेल हैविंग ए सेल वॉल एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स। जैसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि कुछ एल्गी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो वो क्यों प्लांट किंगडम में नहीं आते, आप सोचोगे क्योंकि यूनिसेलुलर जो कि एल्गी होता है वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पड़ जाता है। प्लांट किंगडम में जितना प्लांट है वो सब मल्टीसेलुलर होता है, ये चीज याद रखिए। डोंट बी कंफ्यूज, algae can be a unicellular also, it can be a multicellular also, but the algae which are unicellular they come under protista kingdom. Keep this point in mind that जो भी यूनिसेलुलर एल्गी होता है वो प्रोटिस्टा के अंदर पड़ जाता है, और जो मल्टीसेलुलर एल्गी होते हैं वो प्लांट किंगडम के अंदर पड़ जाते हैं। तो बेसिकली दे हैव ए सेल वॉल जो कि सेलुलोज से बना होता है, और वो होते हैं ऑटोट्रोप्स, और वो मल्टीसेलुलर होते हैं, याद रखिए। तो हम प्लांट को दो प्रकार से भाग कर सकते हैं। पहला तो हो गया नॉन वस्कुलर और हो गया वस्कुलर। अभी ये नॉन वस्कुलर क्या होता है, वस्कुलर क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। जब भी प्लांट वाटर या फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो प्रकार के टिश्यू यूज करते हैं, एक को कहते हैं हम जाइलेम, एक को कहते हैं हम फोलेम। ये जाइलेम एंड फोलेम दोनों को हम कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। क्या कहेंगे हम? वस्कुलर टिश्यू। तो वस्कुलर टिश्यू अगर कोई भी प्लांट में पाया जाता है तो हम उसे कहेंगे वस्कुलर प्लांट। अगर वस्कुलर टिश्यू कोई भी प्लांट में अगर ना रहे तो उसे हम कहेंगे नॉन वस्कुलर प्लांट। तो प्लांट दो प्रकार के होते हैं, नॉन वस्कुलर एंड वस्कुलर प्लांट, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले। नॉन वस्कुलर प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट में आ जाता है आपके एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है मोसेस, जो कि पेड़ में भी पाए जाते हैं, इवन आपके मिट्टी में पाए जाते हैं, या किसी प्रकार के ऐसे चीज में पाए जाता है जहां पर पानी का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर बहुत एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। हमेशा याद रखिए, ये जो मोसेस है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर में पाए जाते हैं, और इसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग लैंड ड्वेलिंग प्लांट, बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंटरनल मीन्स फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बहुत छोटे माइन्यूट क्रिएचर होते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर वाटर मूवमेंट के लिए उस प्रकार के जाइलेम और फोलेम की जरूरत नहीं होती। डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर, यहाँ पर किसी प्रकार के सीड और फ्लावर का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये सब करेक्टरिस्टिक्स लिख के रखे, बिकॉज ये आने वाला है एग्जाम में। फर्टिलाइजर डिपेंड ऑन वाटर मीडियम टू गेट द स्पर्म टू द एग, याद रखिए। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मीडियम। इसी की वजह से ब्रायोफाइट को या मोसेस या हॉर्नवॉर्ट, जो कि लीवर एंड हॉर्नवॉर्ट हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीवर एंड हॉर्नवॉर्ट या मोसेस या ब्रायोफाइट, जो कि इन जनरल ब्रायोफाइट के अंदर पड़ जाता है। इसे हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरह से एम्फीबियन लैंड में भी रहता है, पानी में भी रहता है, उसी प्रकार से ब्रायोफाइट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, इसी के लिए हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। लैक ए वुड टिश्यू नेसेसरी फॉर सपोर्ट अराउंड देयर स्टेम एंड सो आर यूजुअली रिलेटिवली शॉर्ट। यहाँ में किसी प्रकार का वुड टिश्यू, जैसे कि हम फर्नीचर या वैसे बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो वुड टिश्यू हम कहते हैं। तो यहाँ में किसी प्रकार का वुड टिश्यू फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग के साइज बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट में आ गया आपका वस्कुलर प्लांट। देख सकते हैं वस्कुलर प्लांट में जनरली बड़े बड़ा बड़ा प्लांट या ट्री हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जनरली आ जाता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक आता है उसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट। क्या कहते हैं हम?
टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट भी होते हैं आपके वस्कुलर प्लांट में, बट टेरिडोफाइट आप कंसीडर कर सकते हो कि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ वस्कुलर प्लांट है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट के अंदर पड़ जाता है आपका फर्न। फर्न जो कि जंगल में आप देख सकते हो। तो फर्न सबसे सिंपल टाइप ऑफ वस्कुलर प्लांट है। उसके बाद आता है आपका जिम्नोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स के अंदर पड़ जाता है आपका पाइन्स और साइकस, इस तरह के प्लांट आ जाते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट कहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी फॉर्म हुआ था उसके बाद जो बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिले थे, ये जिम्नोस्पर्म ही थे। उसके बाद जिम्नोस्पर्म से इवोल्व होकर हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म, जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो इतने अच्छी तरह से नहीं होता है। यहाँ में जो सीड होता है वो होता है नेकेड सीड, लेकिन आपके एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड सीड नहीं होता है, वो फ्लावर के अंदर में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्लावरिंग सीड। सो वस्कुलर प्लांट में आपको इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। जाइलम होता है वाटर के मूवमेंट के लिए, फोलेम होता है आपका शुगर कैरिंग टिश्यू के लिए, टिश्यू माने कि शुगर कैरी करता है अलग अलग टिश्यू के लिए। और इन केस ऑफ वस्कुलर प्लांट यहाँ पर आप देख सकते हो सीड पाया जाता है, सीड के अंदर रहेगा एम्ब्रायो। सो ये एम्ब्रायो से ही आपका, जिस तरह से एक ह्यूमन में स्पर्म एंड एग मिलके जाइगोट बनाता है, और ये जाइगोट बाद में एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, और ये एम्ब्रायो स्मॉल बेबी में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार से प्लांट में भी आपका इस गेमेट और एग जब यूनाइट होता है तो जाइगोट बनाता है। जाइगोट बनाने के बाद एम्ब्रायो फॉर्म होता है, और ये एम्ब्रायो प्रोटेक्ट होता है सीड के अंदर में। ठीक है, सीड के अंदर में प्रोटेक्टेड होता है, तो सीड हम जिम्नोस्पर्म और एंजियो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में जितने आपके जीव जंतु है वो आ जाते हैं। एनिमल किंगडम का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मल्टी सेलुलर होते हैं, वो एक सेल से ज्यादा बना होता है, वो होते हैं हेटेरोट्रोफ्स, और दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन आपको देखने को मिलेगा, बट फंगस और कुछ कुछ यूनिसेलुलर फंगस मूव कर सकते हैं, बट जनरली मोस्ट फंगस आर नॉन मोटाइल, और प्लांट भी नॉन मोटाइल ही होते हैं, बट एनिमल दे आर मोटाइल इन नेचर। सो एनिमल को भी हम भाग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब कि उसे हम कितने इक्वल भाग में भाग कर सकते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए कोई भी एनिमल सर्कुलर है, तो इसे मैं बहुत प्रकार से ऐसे भाग करूंगा तो 2 इक्वल होगा, इस तरह से करूंगा तो 2 इक्वल होगा, अगर इस तरह से करूंगा तो 2 इक्वल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑन हाउ वी कैन डिवाइड अ बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ, उसे हम कहेंगे सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस में हम एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया एसिमेट्री, ऐसा प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जिसे उसके बीच से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लाए तो बॉडी 2 भाग में इक्वली डिवाइड नहीं होता। जो जब भी इक्वली डिवाइड नहीं होता उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिकल बॉडी। तो इस एसिमेट्रिकल बॉडी के अंदर आ जाता है स्पॉन्जेस। देखिए, एसिमेट्रिकल एनिमल स्पॉन्जेस हैव नो जनरल बॉडी प्लान और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट डिवाइड द बॉडी इनटू मिरर इमेज एंड हाफ। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपका रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला, पकड़ लीजिए ये है एक ऑर्गेनिज्म, तो ये यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन डिवाइड करूँ तो यहाँ पर ये इक्वल पार्ट होगा, उसी प्रकार से ये इक्वल पार्ट होगा। तो ये एक रेडियस है, इस रेडियस से मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा है। उसी प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म के कोई भी रेडियस से आप खींचिए तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म के किसी की कोई भी रेडियस से, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी रेडियस से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचे और वो स्ट्रेट लाइन की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म 2 भाग में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण है। देखिए, रेडियल सिमेट्री एनिमल सच एज कोरल्स, कोरल रेडियल सिमेट्री होता है। जेलीफिश होता है। बॉडी पार्ट्स ऑर्गेनाइज अबाउट ए सेंट्रल एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस होता है, ये आप देख सकते हो, ये है एक सेंट्रल एक्सिस, ये है एक सेंट्रल एक्सिस। तो ये सेंट्रल एक्सिस होता है
and tends to be a cylindrical in shape. Generally वो होते हैं cylindrical in shape और उसे हम दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका बायोलेटरल सिमेट्री। तो बेसिकली बायोलेटरल सिमेट्री आप पकड़ लो, ये है ऑर्गेनिज्म, उसका एक रेडियस में पकड़ लेता हूँ ये, तो ये रेडियस में अगर मैं ये ऑर्गेनिज्म को काटूं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से काटूं तो पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट सेम नहीं होगा। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म को एक लाइन से अगर हम डिवाइड करके दो इक्वल हाफ में कर सके और कोई भी एंगल से अगर नहीं कर पाए तो उसे हम बायोलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो ये फिश को भी आप देखिए, ये फिश को अगर आप यहाँ से आप ऐसे काटोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये फिश को अगर ऊपर की तरह से आप काटोगे यहाँ से, तो वो पीछे का पार्ट और यहाँ आगे का पार्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड का पार्ट इक्वल होगा। तो इस तरह के एनिमल को हम कहेंगे बायोलेटरल सिमेट्री। ये देख सकते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल इस तरह से होगा, रेडियल सिमेट्रल इस तरह से होगा, बायोलेटरल सिमेट्रल अगर हम ऐसे काटे तो इस तरह से होगा। सेकेंड क्राइटेरिया होता है एनिमल के क्लासिफिकेशन का, वो होता है स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या होता है देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैव ए हार्ड एक्सटर्नल skeleton made up of chitin known as exoskeleton. Vertebrates have a hard internal skeleton made up of bone and cartilage. जब भी कोई भी एनिमल का बाहरी एक कवर हो जो कि काइटिन से बना हो, ऐसा होता है ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में हार्ड इंटरनल स्केलेटन स्ट्रक्चर पाया जाए जो कि बोन या कार्टिलेज से बना हो, उसे हम कहेंगे वर्टिब्रेट। जो कि एग्जाम्पल हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन बीइंग। और इनवर्टिब्रेट में आ जाता है आपका इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच आएगा या कोई भी आर्थ्रोपोड आएगा, वो इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है क्योंकि वो लोग के बाहर में आपका एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है जो कि काइटिन से बना हो। अगर देखिए तो ये जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम के अंदर में जब वो आ जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, तो एम्बेडेड होने के बाद वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को हाईजैक कर लेगा और कमांड करेगा कि वायरस के प्रोटीन को बनाने के लिए और जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए। जब ये बन जाएगा तो असेंबली हो जाएगा वायरस का प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, और लेटर ऑन इट विल किल द बैक्टीरियल सेल एंड इट विल कम आउट इन ए मल्टीपल नंबर, जो कि आप देख सकते हो। तो इस तरह से वायरस अपना रिप्रोडक्शन व मल्टीप्लिकेशन करता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो। ये था आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आने वाला है वहां पर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। अगर कोई भी टॉपिक आप सभी को कंफ्यूज कर रहा हो तो कमेंट में बताइए, मैं जरूर वो वीडियो इंस्टेंटली बनाऊंगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज आप लोग के सपोर्ट के साथ मुझे एनकरेजमेंट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।